नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्रांतिकारी संगठन के संबंध में, क्रांतिकारी जो संगठन था प्रमुख, जो 1920 के बाद मतलब क्या असहयोग आंदोलन के बाद जो ये संगठन आया था, जिसने स्वतंत्रता के लिए अहम योगदान, जिसमें नवयुवकों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, उसके संबंध में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो एक आग्रह किया जा रहा है आप लोगों से, या आप लोग अपने विश्वास को कम मत कीजिए और लगातार सरकार के खिलाफ जो ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है उसमें अधिक से अधिक भाग लीजिए और सरकार के खिलाफ बोलिए। हम आज सोच रहे थे कि यदि आज के समय में, अभी के समय में जयप्रकाश नारायण जी होते तो क्या होता। जब उस समय इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब इंदिरा गांधी की कुर्सी को डगमगा दिए एक बूढ़ा व्यक्ति होकर, तो अभी यदि जयप्रकाश नारायण होते तो आज का जो स्थिति है वह कुछ और होता। लेकिन अभी कोई जयप्रकाश नारायण के रूप में कोई नेता, कोई लीडर नहीं निकल रहा है और छात्र को खुद अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस समय एक अच्छी पहल यह है कि छात्रों के सपोर्ट में जयप्रकाश नारायण के स्वरूप हम लोग मान सकते हैं शिक्षकों को। जो बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं वह सभी संस्थान के शिक्षक तन से, मन से भी और धन से भी छात्रों के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर यह नहीं देखना चाहिए कि जो हम फलाने शिक्षक नहीं पढ़े तो हम क्यों सपोर्ट करें। यहाँ पर किस जाति के हैं, किन से आप पढ़ें, किन इंस्टीट्यूट में आप नहीं पढ़ें, यह सब कुछ भी नहीं देखना। बस एक ही मकसद कि नवयुवक को रोजगार दो और सपोर्ट करना है। आप किस इंस्टीट्यूट से हैं, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रखना आपको। सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है, इस सरकार का बहिष्कार करना। यह सरकार क्या क्या नहीं किया उसमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस रोजगार चाहिए तो रोजगार चाहिए, इस पर सरकार की खिंचाई होनी चाहिए। अभी देखिए बिहार सरकार द्वारा वोट के कारण, वोट जब नजदीक, इलेक्शन जब नजदीक है तो सब एग्जाम का डेट भी इशू हो गया है। 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 सितंबर। एस्टेट का भी एग्जाम इधर सितंबर में ही होने वाला है। आज शायद एडमिट कार्ड भी, मतलब 3 सितंबर को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया एकाएक, जबकि हाई कोर्ट का निर्णय कल आएगा, लेकिन आज एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह आश्चर्य लग रहा है कि हाई कोर्ट का निर्णय आया नहीं। हाई कोर्ट कल सुनवाई ही करेगी इस पर और आज एडमिट कार्ड जारी हो गया। तो यह सब राजनीति है, इन सब में हमें नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ, सरकार के इस योजना के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ नहीं हो, किसी पार्टी का नहीं हो, वो रोजगार के हित में हो, रोजगार के पक्ष में बोल रहा हो, वो किसी भी रिलीजन का हो, वह किसी भी धर्म का हो, वह किसी भी पार्टी का हो, वह कोई भी व्यक्ति हो, हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए। इस मुद्दे पे हम सभी छात्रों को एक साथ होकर खड़ा रहना होगा, टूटना नहीं है, डगमगाना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब शिक्षित लोग जब कोई आंदोलन करते हैं तो वह अत्यंत ही विनाशकारी होता है, यह याद रखिएगा। इसलिए सरकार को पता नहीं है कि छात्रों में कितनी पावर है और वह इस बार सरकार को दिखाना है, इसलिए इस कैंपेन से लगे रहिए। तो आज हम देखते हैं क्रांतिकारी के संबंध में कुछ। तो सबसे पहले एक संगठन का नाम आता है HRA। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और देखिए, रिपब्लिकन मतलब पूर्ववत जो संगठन था, 1920 से पहले का जो संगठन था, असहयोग आंदोलन से पहले का जो संगठन था, 1921 से पहले का जो संगठन था, वह सब संगठन का नाम रिपब्लिकन, रिपब्लिक के नाम पर नहीं होता था। अनुशीलन समिति, तो ये समिति, वो समिति। लेकिन अब क्या हुआ, अब आदमी को, अब संगठन के नाम में ही रिपब्लिक जोड़ दिया। क्यों? तो यहाँ पर यह बोला है कि गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या, तो प्रत्येक जनता को मुक्ति मिले। आजादी का मतलब यह नहीं कि सिर्फ देश आजाद हो, आजादी का मतलब यहाँ पर यह था कि निम्न वर्गों के, जो नीचे तबके के जो लोग हैं, उन्हें भी आजादी मिले, उच्च वर्गों से उन्हें भी समाज में समानता मिले, उन्हें भी समाज में सम्मान मिले, इसका मतलब यह था। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
इसकी स्थापना 1924 में की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1924 में। संस्थापक कौन था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो कानपुर में। कहाँ हुई? तो कानपुर। कानपुर से संबंधित आप लोग को याद होगा, गंगा के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर भारत में, तो वह है कौन? कानपुर। और भारत की जो नदी है गंगा, उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी कहाँ से गंगा कहलाती है? तो देवप्रयाग में। किन दो नदियों का मिश्रण है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद वहां से वह नदी गंगा कहलाती है, यह याद रखेंगे। और गंगा के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर। कानपुर में ही भारतीय दलहन शोध संस्थान भी है, कानपुर में। और भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र भी है, कहाँ? तो कानपुर में ही है, यह हम याद रखेंगे। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। और कहां पर? तो कानपुर में किया गया। सचिंद्र नाथ सान्याल से एक दो बात और याद रखिएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल का एक पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन, बंदी जीवन। और एक पुस्तक इनका द रिवोल्यूशनरी पुस्तक लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। अब बात रहा इनका सहयोगी कौन था, मतलब HRA के संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल के सहयोगी कौन थे? तो योगेश चटर्जी। कौन थे? योगेश चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, यह दो व्यक्ति इनकी सहयोगी थे HRA के स्थापना में। अब रहा कि HRA के द्वारा किया गया प्रमुख घटना कौन सा है? HRA के द्वारा कौन सा घटना किया गया? तो आप लोग को याद होगा HRA के द्वारा 1925 में काकोरी कांड, 1925 में काकोरी कांड लखनऊ, किस ट्रेन में? तो 8 जॉन ट्रेन। 8 जॉन ट्रेन। इस ट्रेन को लूट लिया गया। इसको लूटना नहीं बोलेंगे हम, लूटने का मतलब यह हो कि दूसरे की संपत्ति को जब हम लेते हैं तो वह लूटना। लेकिन यहाँ तो मेरे देश का ही संपत्ति था, उसे हम लोगों ने छीन लिया। हम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे। वैसे बुक में भी लूटना ही दिया गया है, लेकिन हम बोलेंगे अपने सामान को जब हम किसी से, मतलब कि कोई यदि मेरा सामान है, यदि यह मेरा स्केच है और यह कोई लेके भाग रहा है और उसी यदि हम यह सामान लिए, तो यह लूटना नहीं कहलाएगा। मतलब कि हम अपना सामान खुद वापस लिए उससे। तो किस ट्रेन में? तो 8 जॉन ट्रेन। कहाँ? तो काकोरी नामक स्थान पर। कहाँ पड़ता है यह? तो लखनऊ में पड़ता है यह। लखनऊ मतलब गोमती नदी के किनारे यह स्थित है, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ का मतलब यह हुआ, नवाबों का शहर किसे कहता है? लखनऊ को। लखनऊ मतलब भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। यह सब लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो काकोरी कांड जो है इस HRA के द्वारा किया गया सबसे प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इस घटना में कुल 4 व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहेरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहेरी और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहेरी, रोशन सिंह और एक व्यक्ति थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई। उनका नाम बोलेंगे हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल।
यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो काकोरी कांड में किन 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई, क्योंकि यह जो घटना थी इसमें लगभग 29 से 30 व्यक्ति शामिल थे। इस घटना में मात्र 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। किन 4 व्यक्तियों को दी गई फांसी की सजा? तो हम लोग बोलेंगे अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहेरी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों को किस केस में? तो काकोरी कांड में। काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 में। काकोरी स्थान का लखनऊ में स्थित है, एक तरह से लखनऊ के आसपास हुआ। और किस संगठन के द्वारा किया गया यह प्रमुख घटना है? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया यह प्रमुख घटना है। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे एक और संगठन है। इसमें क्या हुआ, जब इन लोगों को जो फांसी की सजा हुई तो इसमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये सब यहाँ से निकल चुके थे, ये सब बच गए। तो अब इससे आगे जो संगठन आता है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में होती है। यह हम लोग याद रखेंगे। जो कहा? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जिसकी स्थापना होती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA के बाद जो वहां से जो चंद्रशेखर आजाद जब निकले तो उनके द्वारा एक नया संगठन का स्थापना किया गया एक नए नाम से। तो उसमें था HRA, तो इसमें होंगे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हुई। 1928 में कहाँ हुई? तो नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, मतलब क्या दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। दिल्ली के बारे में आप लोग को पता ही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। दिल्ली में एक सदनीय व्यवस्था है, मात्र वहाँ पर क्या विधानसभा है, और वहाँ पर दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 70 है। दिल्ली में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 3 है। और दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या वहाँ पर 7 है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। लेकिन दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के लिए कब घोषणा की गई? तो वहां पर बोलेंगे हम लोग 1911 ईस्वी में। और उस समय कौन थे? तो जॉर्ज जो आए थे अपनी पत्नी के साथ, मैरी के साथ, उनके द्वारा मतलब ब्रिटेन के राजा दिल्ली दरबार में जब आए 1911 जो दिल्ली दरबार, उस दरबार में यह घोषणा किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग उसमें हमारे भारत के वायसराय या गवर्नर वो थे। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इस HSR की स्थापना हुई थी। कहाँ? तो नई दिल्ली। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। और इस HSRA संस्थापक में सहयोगी कौन थे इनके? चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी बोले हम लोग भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, जयदेव कपूर, विजय सिन्हा, भगवती चरण बोहरा वही थे जिनके द्वारा भगत सिंह के कहने पर द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक लिखा गया। कौन सा पुस्तक? द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो भगवती बोहरा के द्वारा। और दुर्गा भाभी मतलब क्या? आंदोलन में जो है महिलाओं का भी सक्रिय रूप से भूमिका रही। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी में या HSR मतलब जो भी क्रांतिकारी संगठन था उसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल थे। भारत की आज़ादी में महिलाओं का भी अहम योगदान है। चाहे कोई भी आप आंदोलन लीजिए, कुछ ही, लेकिन महिलाओं के द्वारा भी उस आंदोलन में भागीदारी लिया गया है। यह हम लोग कतई नहीं कहेंगे कि भारत की आज़ादी महिलाओं का योगदान नहीं है, और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब बचा कि HSRA के द्वारा किया गया प्रमुख घटना कौन सा है? अब यह देखेंगे हम लोग प्रमुख घटना HSRA के द्वारा कौन सा किया गया है। तो HSRA के द्वारा प्रमुख घटना में सबसे पहला घटना था दिसंबर 1928 में लाहौर मतलब क्या? रावी नदी के तट पर जो लाहौर है, उस लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने गए। सैंडर्स की हत्या क्यों? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के सर पे जो लाठी बरसाया जाता है,
उस समय वहां के जो मेन गवर्नर वो थे सैंडर्स, लेकिन किसके आदेश पर, तो स्कॉट नामक सैनिक अधिकारी के आदेश पर लाला लाजपत राय के सर पे जो डंडा बरसाया जाता है लाहौर में, उससे को देखने के बाद जो नवयुवक, जो नई पीढ़ी के जो नेता थे, लीडर थे, जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सुखदेव हुए, बटुकेश्वर दत्त हुए, खासकर भगत सिंह बहुत हताहत हुए कि मेरे बुजुर्ग को, मतलब कि मेरे बुजुर्ग नेता के साथ ऐसा बर्बरता किया गया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा होता ही है, जैसा वो सोचते वैसा ही होता है। लाहौर ये लोग जाते हैं दिसंबर 1928 में, ये लोग जाते हैं लाहौर स्कॉट को मारने के लिए, ना कि सैंडर्स को मारने के लिए। लेकिन ऐसा होगा कि सैंडर्स और स्कॉट दोनों का फेस मिलता होगा शायद, क्योंकि विदेशी जो है, हो सकता है दोनों, वैसे विदेशी तो गोरा होता ही है, और गोरा होने के कारण दोनों का फेस मिल रहा होगा, इस कारण से ये लोग शायद कंफ्यूज कर गए। मारना चाहिए था इन लोग को, स्कॉट को, लेकिन यह लोग मारे सैंडर्स को। यह ऐसा नहीं कि ये लोग लाहौर गए और मार दिए, इससे पहले इन लोगों ने स्कॉट पे बहुत गहरी ध्यान से, मतलब क्या, सैंडर्स पर और स्कॉट पर गहरी ध्यान से उसको देखते थे। मतलब क्या, वह कितना बजे कहाँ जाता है, कहाँ उसे मारना है, इस बातों पर बारीकी से ध्यान लगाया जाता था। एक तरह से सीआईडी का काम किया जाता था। लेकिन मिस्टेक बोलिए वही हुआ, यहाँ पर मारना था स्कॉट को, लेकिन मारा गया कौन बेचारा, तो सैंडर्स मारा गया। कब, तो दिसंबर 1928 में। कहाँ मारा गया, लाहौर मारा गया। कहाँ मारा गया, तो दिसंबर 1928 लाहौर। कौन मारा गया, सैंडर्स। मारने किसको गए थे ये लोग, स्कॉट को। मरा कौन, सैंडर्स। कहाँ मरा, लाहौर में। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी तट पर। लाहौर में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब, 1929 में। किस अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और यहीं पर लाहौर में ही रावी नदी के तट पे ही नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया, झंडा फहराया गया और यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस अब हम लोग 26 जनवरी को मनाएंगे, वही लाहौर में। अब इनकी जब मृत्यु हुई तो वास्तविक था, जांच पड़ताल तो होना ही था। एक सैन्य अधिकारी मारा गया, तो इसकी जांच के लिए लाहौर पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया, नाकेबंदी कर दी गई एक तरह से। लेकिन हमारे भारतीय नवयुवक नेता भी, लीडर भी बहुत चालाक थे। उन लोगों ने चालाकी से अपनी वेशभूषा को बदल लिया, पूरा सेविंग करवा लिए, मतलब एक तरह से अपना जो वास्तविक रूप था उसको उन लोगों ने चेंज कर लिया। और वह लोग लाहौर से भागने में या निकलने में, भागने में क्यों बोलेंगे हम लोग, हमारे भारतीय नेता साहसी थे, वो भाग नहीं सकते। वो लाहौर से निकलने में वो सफल हो गए। वो उतना पुलिस था उस लाहौर स्टेशन पे, बहुत सारा सैनिक अधिकारी भी था वहां पर। और जो व्यक्ति इन लोगों को देखा उनको मारते हुए, सैंडर्स को मारते हुए, उन लोगों को भी रखा गया पहचानने के लिए, पहचानो कौन है। लेकिन वहां से ये लोग सबके सामने से बचकर निकल जाते हैं ये लोग। और ये लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन मृत्यु कहाँ होती है, लाहौर में। इस कारण से क्या होता है, तो लाहौर क्या होता है, तो लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, तो सैंडर्स की हत्या संबंधित। सैंडर्स की हत्या हुआ था, उसी कारण से लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को सजा सुनाया जाता है। मतलब इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। किन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी जाती है। इधर यह घटना होता है और उसके बाद इधर यह घटना घटित होता है लाहौर षड्यंत्र केस। इसके बाद क्या होता है, अप्रैल 1929 में ही केंद्रीय विधानसभा में, मतलब क्या, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये लोग तो वहां से निकल के आ जाते हैं अपना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव।
और वहां से आने के बाद इन लोगों के मन में एक विचार आता है कि हम लोग इतना कर रहे हैं लेकिन देश के आम जनता के बीच हम लोग चर्चा का विषय नहीं बने हुए हैं। आम जनता ये सोचे चलो लड़ तो रहा है देश के लिए ही, चलो हाँ मारे के आया है अपना, कोई बात नहीं है, लेकिन जो होनी चाहिए पॉपुलैरिटी जिसको बोलते हैं लोग, मतलब क्या प्रशंसा, मतलब क्या लोगों के बीच एक जागरूकता, लोगों के बीच इस संगठन के प्रति एक सजगता, एक राष्ट्रीयता, वो नहीं दिख रहा था। तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ये लोग अपने विचार किए कि हम लोग इतना कर रहे हैं लेकिन हम लोग लग रहा है पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, लगे जनता हम लोग को नहीं समझ, अब हम लोग को जनता के बीच में जाकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रत्येक जनता में जागरूकता फैलाए, राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न करे हम लोग। वैसे जनता समझ रही थी ठीक है भगत सिंह या राजगुरु जो भी ठीक है वो काम करे देश के आजादी के लिए ही, लेकिन उतनी महान उस समय वो लोग नहीं थे। तो इन लोगों के द्वारा क्या किया था, अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली, सेंट्रल असेंबली में एक योजना बनाई थी कि सेंट्रल असेंबली हम लोग को बम फेंकना। एकाएक नहीं जाकर बम फेंक दिए ये लोग। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने से पहले उस सेंट्रल असेंबली में कोई पत्रकार बन के चला जाता था, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, मतलब क्या प्रत्येक 10 दिन 20 दिन 2 दिन 4 दिन बाद एक एक सदस्य जाकर वहां पर अपना भेष चेंज कर करके यह देख के आया कि सेंट्रल असेंबली में कहाँ बैठता है कौन, कहाँ कौन सा कार्रवाई होता है, कहाँ पर कार्रवाई, मतलब क्या टोटल आंकड़ा ले लिए, मतलब क्या एक तरह से सुनियोजित ढंग से, ऐसा नहीं कि उठे और चल दिए बम फेंकने के लिए, नहीं, पूरा उसका आंकड़ा ले लिए कि किस गेट से हमको घुसना है, किस गेट से निकलना है, किस तरह से हम जाएंगे, कहाँ से बम फेंकेंगे, कैसा बम फेंकेंगे, किसी का हानि नहीं हो, हमें किसी को मारना नहीं है। यहां तक ये लोग प्लान बनाए हुए थे कि हमें किसी को मारना नहीं है। और जब इन लोगों को समय मिला तो अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ में कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त इसलिए बटुकेश्वर दत्त किए कुछ नहीं, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद प्राण बनाए थे तो वो बोले थे कि जो भगत सिंह तुम नहीं जाओगे मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि भगत सिंह एक टैलेंटेड नेता थे, दूरगामी सोच था उनका, ऐसा नहीं कि जो और नहीं थे, लेकिन इस संगठन में एक अच्छा इंग्लिश लगा, एक अंग्रेजी भी बोलते थे भगत सिंह, अच्छा खासा अंग्रेजी बोल लेते थे भगत सिंह। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद बोलते थे कि नहीं भगत तुम नहीं जाओगे, क्योंकि पुलिस का भी तुम पे निकला हुआ लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, इसलिए तुम नहीं जाओगे। लेकिन भगत सिंह बोले नहीं मैं जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा। और एक दोस्त बटुकेश्वर दत्त जो बोलते हैं कि मैं भगत के साथ जाऊंगा, मना भी किया था उन्हें कि तुम मत जाओ, लेकिन बोलते हैं नहीं मैं भगत के साथ ही जेल में रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा भगत के साथ ही। और ये दोनों व्यक्ति सेंट्रल असेंबली में बम ले जाते हैं और भगत सिंह के द्वारा बम फेंका जाता है। कब, जब सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित किया जाता है, तो उस समय भगत सिंह के द्वारा बम सेंट्रल असेंबली में फेंका जाता है। और वह बम यदि चाहते भगत सिंह तो विनाशकारी बम भी ले जाकर फेंक सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को सुनाना। सुनाने का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज बहरा था, सुनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भगत सिंह यह सोचे थे कि अंग्रेजों को ये बताना है, जब यहाँ के लोग, जब सरकार, जब आम लोग पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर, फिर आप क्यों पारित कर रहे हो? आप यह मत समझो कि भारतीय जागरूक नहीं, भारतीय जागरूक है। और उस समय उन्होंने सिर्फ वैसा ही बम फेंका जो विनाशकारी नहीं था, उस बम को सिर्फ और सिर्फ बहरों को सुनाने के लिए फेंका गया। और वह जब बम फटा तो उससे बहुत सारा धुआं निकला, और यदि चाहते भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो सेंट्रल असेंबली से भाग सकते थे, मतलब क्या निकल सकते थे, भागना तो नहीं ही बोलेंगे हम, निकल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना परिचय दिया, क्योंकि वो सोच के ही गए थे कि हमें अब जब तक हम शहीद नहीं होंगे तब तक लगता है यहाँ की जनताओं में राष्ट्रीयता की भावना, मतलब क्या नवयुवक जो है वो अत्यधिक मात्रा में इसमें नहीं आएगा, उनका यह सोच था। और इस कारण से उन्होंने अदालत को ही, पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना प्रचार करने के लिए अदालत को चुनेगा, क्या तो मैं अदालत को अपना प्रचार का मंच बनाऊंगा। और आराम से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खड़े रहते हैं और उधर से अंग्रेज अधिकारी आते हैं और आराम से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद
का नारा देते हुए निकलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया, लेकिन सबसे अधिक बार प्रचार प्रसार जो है वह भगत सिंह के द्वारा किया गया, इनकलाब जिंदाबाद। और अंग्रेज भगत सिंह को जब गिरफ्तार किए तो उसमें बटुकेश्वर दत्त बच सकते थे। बटुकेश्वर दत्त ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बम तक नहीं फेंका, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं भगत के साथ ही जेल में रहूंगा। और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उन्हें अदालत ले जाया जाता है तो अदालत में प्रवेश करने के साथ ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा एक ही बात बोला जाता है हमेशा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह उस कोट को अपना प्रचार का आधारभूत बनाते हैं। और तब जनता में धीरे धीरे यह समझ आती है कि जो नहीं, भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए समर्पण किया है। और भगत सिंह बोलते हैं कि देश की जो आज़ादी है, क्योंकि भगत सिंह कम्युनिस्ट से रहते हैं, मार्क्सवादी रहते हैं भगत सिंह कहते हैं मैं नास्तिक क्यों। भगत सिंह का कहना का मतलब यहाँ पर यह रहता है कि देश की जो आज़ादी है, वास्तविक आज़ादी तब मिलेगी, ब्रिटिश से आज़ादी लेना वो आज़ादी नहीं, राजनीति आज़ादी ही सिर्फ आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब राजनीति के साथ साथ नीचे तबके का जो लोग है, वंचित तबके का जो लोग है, उसका शोषण होना बंद हो, समाज में शोषण से उसे मुक्ति मिले। युवाओं को संगठित करने के लिए इनके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का स्थापना और छात्र संघ का भी स्थापना किया गया, नव युवकों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और व्यक्तिगत वीरता के स्थान पर इन्होंने व्यापक जन भागीदारी पर जोर दिया। इन्होंने मतलब क्या, इनके द्वारा यह कहा गया कि जो व्यक्ति आजाद तब होगा जब उसका शोषण नहीं होगा, वास्तव में गणतंत्र तब होगा, वास्तविक डेमोक्रेसी तब होगी देश में। और फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद, जिनसे पूछा जाता है, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, आजाद। पापा क्या नाम है, आजाद। रहते कहाँ हो, आजाद। मतलब हर एक चीज में आजाद। और अंग्रेज किससे गुस्सा भी आता है। और आजाद खुद अपने आप से वादा किए रहते हैं कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। और 1931 फरवरी 1931 में पार्क, अल्फ्रेड पार्क आप लोग को याद होगा, इलाहाबाद में जो है आजाद पार्क, उस पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस के साथ जो मुठभेड़ होता है, उस मुठभेड़ में मारे नहीं जाते हैं, मुठभेड़ में वो पूरा फाइट करते हैं, लड़ते हैं। और तब तक लड़ते हैं जब तक उनके पास, उनके कारतूस में अंतिम गोली नहीं रहता। अंतिम गोली जब वो देख रहे थे कि मेरे पास अब बात एक ही गोली बचा हुआ है, तो वह खुद अपने आप को गोली मार लेते हैं, लेकिन वह जिंदा नहीं पकड़ाते हैं। और उसी 1931 में फरवरी में चंद्रशेखर आजादी चले गए। और 23 मार्च 1931 को तीनों व्यक्ति को फांसी दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई। तो फरवरी 1931 में वो गए, 23 मार्च 1931 को यह लोग चले गए। तो इसी 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी यदि चाहते तो भगत सिंह बचा लेते, लेकिन भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे बचे, क्योंकि उनका सोच था, उन्हें लग रहा था कि जब तक मैं शहीद नहीं होऊंगा तब तक लोगों के बीच एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत नहीं होगी, नवयुवकों के प्रति उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा इस आंदोलन के प्रति। तो यहाँ पर तथ्य यह है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह दोनों टॉपिक आपको समझने में अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित जब भी जो प्रश्न बनेगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग छोटा सा टॉपिक लेते HRA और HSRA, यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आधुनिक भारत का। धन्यवाद।